हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सुदर्शन गोस्वामी क्लासेस में। और केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो हमने हिमांक पे अवनमन पे छोड़ा था बच्चों, और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। हिमांक में अवनमन क्या होता है, हिमांक क्या होता है, और इसकी सहायता से आप किसी भी अज्ञात विलेय का अणुभार किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फटाफट आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। मैं बहुत स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा आपको। आप अपने जो सुंदर से नोट्स है ना, बिल्कुल घर बैठे बना सकते हो। जीरो लेवल से बता रहा हूँ मैं आपको, और एक हाई लेवल तक आपको इस चैप्टर में ले जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज भी मैं आपको करवा दूंगा प्यारे बच्चों। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। और आज हमारा जो इस सेशन का है, जो इस चैप्टर का वो 10वां वीडियो है। 9 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या वीडियो के एंड में भी, या प्लेलिस्ट में आप इसको सर्च कर सकते हो और शुरुआत से अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने कल जो क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट में, वो छोड़ा था बच्चों हिमांक पे। किस पे छोड़ा था प्यारे बच्चों? हिमांक। कॉपी पेन लेके बैठना प्यारे बच्चों, हिमांक। ठीक है, हिमांक को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, क्या है फ्रीजिंग पॉइंट? आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि हिमांक क्या है। क्या है बच्चों? हिमांक क्या है। ठीक है, तो कल जाते जाते मैं मतलब इस जो मैं आपको हिमांक बता रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लियर कर गया था कि हिमांक क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक पात्र है। क्या है बच्चों? एक पात्र है, जिसमें मान लीजिए इतने इतने हिस्से में, इसके जो ये नीचे वाला हिस्सा है, मान लीजिए इसमें क्या भर लिया हमने, इसमें हमने भर लिया मान लीजिए कोई सॉलिड। क्या भर लिया बच्चों? कोई ठोस। और ऊपर वाले हिस्से में मान लीजिए हमने क्या भर दिया? उसी का द्रव। उसी का द्रव का मतलब समझना, जैसे पानी का ठोस है तो पानी का ठोस मतलब बर्फ, पानी का द्रव मतलब खुद पानी। यानी उसी पदार्थ का ठोस होना चाहिए, उसी पदार्थ का क्या होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। तो होता है क्या बच्चों, इनमें दो प्रकार के प्रेशर लगते हैं, दो प्रकार के क्या लगते हैं? दाब लगते हैं। ध्यान से सुनना, नीचे से एक प्रेशर लगता है और एक प्रेशर ऊपर से लगता है। नीचे से जो प्रेशर लगता है वो भी क्या होता है बच्चों? वाष्प दाब होता है। क्या होता है? वाष्प दाब। और जो ऊपर से प्रेशर लगता है वो भी क्या होता है प्यारे बच्चों? वो भी वाष्प दाब ही होता है। क्या होता है? वाष्प दाब। यदि यहाँ पे हवा होती तो वो वायुमंडलीय दाब हो जाता। ठीक है, जैसा कि मैंने क्वथनांक में आपको बताया था। ठीक है, तो ये ठोस का वाष्प दाब किसका बच्चों? ठोस अवस्था का वाष्प दाब। और ये काय का वाष्प दाब है? ये द्रव अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, तो एक तापमान होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक ताप जिस पर किसी विलयन, किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब की क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यानी कि द्रव का जो वाष्प दाब है वो उसी के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसी ताप को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हिमांक बोलते हैं, या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बच्चों समझ में आ रहा हो? बच्चों कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं उसको और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये जो चीजें अपन ने समझी, इस चीजों को समझने के बाद में हम एक परिभाषा लिखते हैं किसकी? हिमांक की। किसकी प्यारे बच्चों? हिमांक की। हिमांक की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे वह ताप। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब उसी द्रव के ठोस, उसी द्रव की ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाता है बच्चों? बराबर हो जाता है। हो जाता है। ठीक है, उस ताप को, उस ताप को, उस उसका, उस ताप को उसका क्या बोलते हैं बच्चों? उसका हिमांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमांक कहते हैं। यहाँ पे यदि आपने ठोस अवस्था लिख दी तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पे द्रव अवस्था लिखोगे, यहाँ पे द्रव लिखा तो वहाँ पे ठोस, दोनों बराबर होना चाहिए।
आप ऐसे लिख सकते हो किसी ठोस का वाष्प दाब उसकी द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने समझा दिया, ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ये द्रव अवस्था का, दोनों क्या हो जाए, बराबर हो गए, ये बाउंड्री बन जाती है इनके बीच में। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बच्चों, हिमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमांक। ठीक है, अब ये हिमांक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नीचे अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको आप है ना लिख सकते हो कहीं पे भी, है ना, डायग्राम बना सकते हो, और बना के है ना कभी भी जब भी आप इस चीज को पढ़ो तो क्या कर सकते हो, इसको रिमेंड कर लेना कि हाँ सर ने ऐसा बताया था। ठीक है, ये मैं इसको छोटा करके यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं हम हिमांक में अवनमन की। उसे उसका क्या कहते हैं बच्चों, हिमांक कहते हैं। ये इसको पूरा कर देते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक है, ये तो वही परिभाषा किसकी, हिमांक की। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। ठीक है बट्टा, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसकी परिभाषा है ना ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, जब किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक सीधी सी बात जल ही होता है बच्चों ज्यादा, शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए प्यारे बच्चों, अवाष्पशील विलय मिलाया जाए, विलय मिलाया जाए। क्या किया जाए बच्चों, अवाष्पशील विलय मिलाया जाए। ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्या है गैप करके, शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में क्या लिखना बच्चों, किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाए। बच्चों क्या मिला दिया, विलायक में हमने क्या मिला दिया, विलय मिला दिया। विलायक और विलय को मिलाने के बाद में कौन सी चीज बन जाती है, विलयन बन जाता है। तब उस विलयन का, उस विलयन का हिमांक, हिमांक क्या हो जाता बच्चों, घट जाता, घट जाता है। ठीक है, हिमांक में, हिमांक में हुई इस कमी को, इस कमी को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अवनमन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हिमांक में अवनमन क्या होता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उस विलयन का हिमांक क्या हो जाता है, घट जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। वैसा वैसा ही है जैसा हमारा क्वथनांक में उन्नयन था, बस हुआ क्या, यहाँ पे अपन ने हिमांक ले लिया और जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो क्वथनांक था। उसमें इसमें क्या हुई है बच्चों, इसमें कमी हुई है, यानी ये घटा है, वो क्या हुआ था, बड़ा हुआ था। तो वो क्वथनांक में उन्नयन था, ये हिमांक में क्या है, अवनमन। अवनमन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कमी होना। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जैसे माना, माना हमारे पास में विलायक का हिमांक, किसका, विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक मान लेते हैं टी एफ नॉट है। क्या है, टी एफ नॉट है, तथा विलयन का हिमांक मान लेते हैं टी एफ, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक कितना मान लेते हैं, टी एफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टी एफ। अब मुझे बच्चों ये बताइए कि इसमें से ज्यादा कौन सा है, ज्यादा कौन सा है, विलयन का हिमांक घट जाता है, विलयन का हिमांक घट जाता है, यानी कि विलयन का हिमांक यानी टी एफ क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल कम होगा, थोड़ा बहुत ही कम हो या ज्यादा कम हो, लेकिन विलयन का जो हिमांक है वो क्या है, कम है। तो देखना, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूँ बच्चों आगे, और आप साथ में लिख रहे हो तो फटाफट इसे लिख लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। फिर लिख लिया, चलिए इसको मैं बच्चों थोड़ा सा ऊपर सरका देता हूँ। अब देखना बच्चों हिमांक में अवनमन क्या होता है। देखिए
आपको देखना ये विलियन है ना, विलियन का हिमांक क्या होगा, घट जाता है, यानी कि ये कम है हमारे पास में, ये क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ इसको इधर सर्कल लेते थोड़ा सा, यहाँ टी एफ नॉट इज ग्रेटर देन टी एफ। टी एफ नॉट क्या है, ज्यादा है किससे, टी एफ से, विलियन का हिमांक कम है, तब हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा बच्चों, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन को अपन डिनोट करते हैं बच्चों डेल्टा टी एफ से, किससे प्यारे बच्चों, डेल्टा टी एफ, और ये बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। हमेशा क्या करते हैं बच्चों, ज्यादा में से कम को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, ज्यादा में से कम को क्या कर दिया जाता है प्यारे बच्चों, घटा दिया जाता है। ठीक है, ये जो हमारा सूत्र बना है ये क्या है बच्चों, हिमांक में अवनमन। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और यह एक क्या है प्यारे बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे, तो अणु संख्यक गुणधर्म पढ़ रहे थे, यह एक अणु संख्यक गुणधर्म है, अणु संख्यक गुणधर्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर इसका एक और क्वेश्चन बनाएंगे, उसके आधार पर अपन जानेंगे किसी अज्ञात विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, कर लिया बेटा, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसी में से एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या, हिमांक में अवनमन की सहायता से, किसकी सहायता से प्यारे बच्चों, हिमांक में अवनमन की सहायता से, अवनमन की सहायता से, देखो पिछला क्वेश्चन जो बना था वैसा वैसे ही बना लेंगे, सहायता से अज्ञात विलेय का, अज्ञात विलेय का अणुभार, अणुभार ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए, अणुभार ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए, सूत्र स्थापित कीजिए। क्या कीजिए प्यारे बच्चों, अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए, किसकी हेल्प से, जैसे कल हमने जो देखा था, कल के वीडियो में हमने क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से करा था, आज हमने हिमांक, हमसे बोल रहा है कि भैया किसकी सहायता से करो, अब हिमांक में अवनमन की सहायता से, किसकी सहायता से प्यारे बच्चों, हिमांक में अवनमन की सहायता से। ठीक है, इधर देखिए, हिमांक में अवनमन क्या होता है बच्चों, ये होता है, देखो या तो डेल्टा टी एफ लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे यानी कि इसको सॉल्व करेंगे अपन राउल्ट के नियम अनुसार। बच्चों आप जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना राउल्ट का नियम ही होगा, राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियम अनुसार हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन विलेय मोललता के, किसके प्यारे बच्चों, मोलालिटी, मोललता के, मोललता के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है, मोललता के, मोललता के क्या होता है प्यारे बच्चों, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हिमांक में अवनमन है डेल्टा टी एफ जो है वो किसके समानुपाती होता है बच्चों, बोलो सर, ये होता है समानुपाती किसके, मोललता के, किसके, मोललता के। ठीक है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे ये समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे, डेल्टा टी एफ, तो यहाँ पे एक नियतांक लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा, एक नियतांक लग जाएगा, वो होगा अपना बच्चों के एफ। जब हम क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे थे तो क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे, यहाँ बी लगा दिया था, हिमांक में अवनमन को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, एफ लगा दिया, ये एम लगा दिया। ठीक है, अब तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जो मोललता होती है, मोललिटी, वो क्या होती है बच्चों, वेट इंटू 1000 डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, मोलिकुलर वेट, यानी अणुभार गुणे में विलायक का भार, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विलायक का भार।
तो अपन डेल्टा टी एफ की जगह यहाँ पे डेल्टा टी एफ के बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो के एम लिखेंगे मोललता की, यानी ये एम की जगह ये सारी वैल्यू अपन उठा के रख देंगे। ये हो जाएगा अपने पास में वेट इंटू 1000 और डिवाइड में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एम डब्ल्यू इंटू में कैपिटल डब्ल्यू। सामने वाला क्या बोल रहा है कि अणुभार ज्ञात करने का सूत्र कीजिए, विलय का अणुभार। विलय का अणुभार कौन सा है बच्चों, विलय का अणुभार आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। विलय का अणुभार ये वाला है हमारे पास में, ये तो इसके सामने सभी चीजें ले जाओ। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एम डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000, ठीक है। ये डेल्टा टी एफ उठ के इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा टी एफ इंटू में विलायक का भार, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या लिख लेंगे, विलायक का भार हो गया। विलायक का भार लिखने के बाद में अब इसको अपन क्या कर देंगे, इसको अपन एक बड़े ब्रैकेट में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। एक बड़े ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है बच्चा। क्या बन जाएगा अपने पास में, ये देखिए इस सूत्र की सहायता से नीचे हमको लिखना भी है, क्या लिखना है बच्चों, नीचे हमको लिखना है इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से अज्ञात विलय का अणुभार क्या कर सकते बच्चों, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ पे राउल्ट के नियम अनुसार हिमांक में अवनमन देखो ये लिखा है डेल्टा टी एफ किसके समानुपाती होता है, तो मोललता के समानुपाती है। ये लिखिए किसके समानुपाती बेटे, मोललता के समानुपाती होती है। तो ये क्वथनांक सॉरी माफ कीजिएगा, हिमांक में अवनमन लिख लिया, किसके समानुपाती कर दिया, मोललता। समानुपाती चिन्ह हटा दिए, एक नियतांक लगता है। समानुपाती चिन्ह हटते से एक न एक नियतांक लगता है, ये हर चीज में याद रखना। यहाँ पे के एफ नियतांक लगा दिया, डेल्टा टी एफ बराबर, आप एम का जो वैल्यू होता है वो बच्चों अपन मोललता अपन ने पढ़ रखी, ये होता है एम की जगह ये सारी वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दी। अपन को अणुभार ज्ञात करना है, तो ये अणुभार है, इसको उठा के यहाँ लिया है, इसको उठा के यहाँ लिया है, बस और कुछ नहीं करना। ये एम डब्ल्यू को उठा के यहाँ लिया है देखो, ठीक है, और डेल्टा टी एफ को उठा के यहाँ लिया है, ये देखो, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से आप क्या कर सकते हो, किसी भी अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। फटाफट से इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे अपनी कॉपी में, या फिर क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। लिख लिया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन होगा बच्चों, चौथा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म था वो क्या था अपना, परासरण दाब। कौन सा दाब बच्चों, परासरण दाब। तो पहले परासरण दाब को पढ़ने से पहले आपको क्या जानना चाहिए बच्चों, परासरण क्या है, क्या है परासरण क्या है। तो ध्यान से देखना बेटे बोर्ड पे, ठीक है। इधर देखिए, मान लीजिए हमारे पास में ये एक कंटेनर है, क्या है प्यारे बच्चों, एक पात्र है, बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में मान लीजिए हमने एक बीच में एक मेम्ब्रेन लगा रखी, क्या लगा रखी प्यारे बच्चों, एक मेम्ब्रेन लगा रखी। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बना देता हूँ मैं, ये ठीक है। ये बीच में क्या लगा दी हमने, एक झिल्ली लगा दी, ठीक है। ये झिल्ली क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन को हल्का सा अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा सा फिल कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। ऐसे अपन ने क्या कर दिया, इस मेम्ब्रेन को यहाँ पे झिल्ली। बच्चों झिल्ली में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जैसे अंगूर का छिलका होता है वो एक झिल्ली होती है, अंडे के छिलके के नीचे भी एक पतली पन्नी टाइप की पाई जाती है, उसको भी झिल्ली बोलते हैं। या फिर प्याज देखिए, प्याज में अपन जब प्याज को काटते हैं या फिर प्याज को फोड़ लेते हैं तो उसमें से बारीक पन्नी टाइप की निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अपन ने एक झिल्ली लगा रखी, कौन सी, और झिल्ली को हमने नाम दिया कौन सी, अर्धपारगम झिल्ली है। ये भी क्वेश्चन करेंगे अभी कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली,
ठीक है बेटा। इस झिल्ली के इस तरफ और इस तरफ अपन ने 2 विलियन भरे बेटा। कितने? 2 विलियन। इधर भर दिया मान लीजिए अपन ने 1 विलियन, एक तरफ विलायक भर देते हैं, या दोनों तरफ विलियन भर सकते हैं, लेकिन एक तनु होना चाहिए, एक सांद्र। इधर अपन ने मान लीजिए क्या भर दिया? विलियन भर दिया। क्या भर दिया बेटे? विलियन। और दूसरी तरफ हमने क्या भर दिया यहाँ पे? दूसरी तरफ हमने यहाँ पे भर दिया विलायक। ये देखो, दूसरी तरफ हमने क्या भर दिया बेटे? विलायक। विलायक मतलब आप यहाँ पे जल ले सकते हो, विलियन मतलब 2 चीजें मिली हो वो ले सकते हो। ठीक है। होता क्या है कि जब विलियन और विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली से अलग किया जाता है, बेटा ध्यान से सुनना, जब अर्धपारगम झिल्ली से 2 विलियन हो सकते हैं, जिसमें एक तनु हो सकता है, एक सांद्र हो सकता है, या फिर आप विलियन को और विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली से अलग कर देते हो, तो होता क्या है, ये जो विलायक के कण है ना, विलायक के कण, वो धीरे धीरे इस दिशा में क्या होने लग जाते हैं? आने लग जाते हैं। किसके कण बच्चों? विलायक के कण। किसके कण प्यारे बच्चों? विलायक के कण। ठीक है। विलायक के कण विलायक से किधर जाने लग जाते हैं? विलियन की ओर जाने लगते हैं। किसके माध्यम से? अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से। और इसी पूरी घटना को क्या बोलते हैं हम? परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परासरण। ठीक है। चलिए अब इसकी क्या करते हैं बच्चों, इस हिसाब से अपन देखो, इसको समझ तो गए ना बच्चों, यहाँ विलायक, ये विलय है, विलायक के कण किधर आने लग गए? विलियन की ओर आने लग गए। ठीक है। इसी पूरी घटना को क्या बोलते हैं बच्चों? अपन परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण। ऐसा है ना, आप चित्र बना सकते हो। ठीक है। चलिए इसका बच्चों क्या लिखते हैं? आंसर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आंसर। उत्तर में हम लिखेंगे जब एक विलियन तथा जब विलियन, एक विलियन लिखते हैं, एक विलियन तथा विलायक को, किसको बच्चों? विलायक को किसी अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है, अलग किया जाता है, तब उस विलायक के कण, उस विलायक के कण, ध्यान से सुनना बेटा, क्या लिखा है? विलायक के कण, ना कि विलियन के। विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलियन की ओर, किसकी ओर बच्चों? विलियन की ओर गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परासरण कहते हैं। परासरण देखो, जब किसी एक विलियन और विलायक को अर्धपारगम झिल्ली, कौन सी झिल्ली बच्चों? एक ये बीच में अपन ने अर्धपारगम झिल्ली लगा रखी है, झिल्ली से अलग किया जाता है, तब उस विलायक के कण, किसके कण बच्चों? विलायक। देखो एरो का ध्यान रखना, विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलियन की ओर गति के, देखो यहाँ विलायक है, इधर विलियन की ओर गति करने लगते हैं। इस घटना को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? इस घटना को बोला जाता है परासरण। क्या बोला जाता है प्यारे मित्रों? परासरण। तो मुझे आशा है कि आपको परासरण समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वैसे क्वेश्चन अपनी कॉपी में छापेंगे, ठीक है, और मेरे साथ लिखते रहेंगे। ये मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। और समझ में आ रहा हो तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और फटाफट लाइक कर देना, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, आपको घर बैठे में सारे नोट्स बनवा दूंगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, कर लिया, इसे नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते बेटा, ये चित्र जरूर बना लेना है। अब हम नीचे चलते हैं, मान लीजिए देखिए परासरण की दिशा, यहाँ पे ये चीज भी आपको क्या करनी पड़ेगी बच्चों, परासरण की दिशा। परासरण की दिशा किसकी दिशा बच्चों, परासरण की दिशा किधर से किधर हो रही बच्चों, देखो विलायक से विलयन की ओर, किधर से, विलायक से विलयन की ओर। तो पहले नंबर पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, विलायक से किसकी ओर, बोलो सर, विलयन की ओर। किसकी ओर बच्चों, विलायक से विलयन की ओर। दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, जो विलायक होता है वो तनु होता है और विलयन क्या होता है, सांद्र होता है, यानी उसमें मोलों की संख्या, विलय की संख्या ज्यादा होती है, विलय खुला रहता है। तो जो विलायक होता है वो कैसा होता है बच्चों, तनु होता है, और विलयन कैसा होता है, सांद्र। तो ये वाला है, ये क्या है, सांद्र है, कैसा है, सांद्र। और ये वाला हिस्सा क्या है बच्चों, ये तनु है। तो तनु से किधर जा रहा है, सांद्र की ओर। किससे बच्चों, तनु से सांद्र की ओर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तनु विलयन से, तनु विलयन से किसकी ओर, सांद्र विलयन की ओर। ठीक है बच्चों, जो तनु विलयन होता है उसकी सांद्रता कैसी होती है, निम्न। सांद्रता कैसी होती है बच्चों उसकी, निम्न। ध्यान रखना, तनु विलयन की सांद्रता क्या होती है, कम। और जो सांद्र विलयन होता है उसकी सांद्रता कैसी होती है बच्चों, उच्च होती है। ठीक है, तो आप एक और पॉइंट बना सकते हो, क्या बना सकते हो, वो है बच्चों अपना निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता से किधर प्यारे बच्चों, बोलो सर, उच्च सांद्रता की ओर। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए ना। तो यहाँ पे परासरण, आप ध्यान रखना, परासरण एक अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। जब हमने अणुसंख्या गुणधर्म लिखे तो उसमें लिखा था क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और चौथा लिखा था बच्चों हमने परासरण दाब। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट बना के लिखना प्यारे बच्चों। क्या नोट बना के लिखना, देखो ये चित्र भी बना लेना, चित्र भी आप समझ जाओगे, चित्र को देख के यहाँ पे नोट बना लेना। ठीक है, बार कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है। नोट में लिखेंगे बच्चों, परासरण, परासरण एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। यानी बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, ठीक है, परासरण एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट करेंगे बच्चों, इसके बाद में मैं आपको क्या करूँगा, परासरण दाब बताऊंगा। लिख लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बढ़ते बच्चों, और वो आगे कैसे बढ़ेंगे देखना, आप अपन को करना क्या है। मैं फिर से क्या बनाता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। चलो इससे बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने एक रेखा खींची है मान लीजिए, और ये एक सीधी रेखा इधर खींच दी है। ठीक है, और फिर से यहाँ पे एक और रेखा खींच दी। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली। अभी बताई थी मैंने अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। ठीक है, यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या लगाई प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक अर्धपारगम झिल्ली लगाई अपन ने। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से एक लाइन आपको ऐसे खींचनी है, और समझने के लिए मैं बता रहा हूँ मैं आपको, इसको आपको समझना पड़ेगा डिटेल में। इस प्रकार से इस लाइन को अपन ने यहाँ मिला दिया। ठीक है,
और यहाँ पे अपन ने 2 लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। यहाँ पे इसको एक खुला मुंह रख देंगे, इसको मैं सीधा बना देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये देखो इस प्रकार से क्या बना दी, एक इसका मुंह बना दिया, ठीक। अब क्या करना बच्चों, यहाँ पे इसका एक मुख बना देते हैं, यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, पिस्टन, ठीक है। ये क्या लगा दिया अपन ने, एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, पिस्टन को अपन सीधे शेप में लेते हैं, ये एक पिस्टन लगाया, ठीक है। और यहाँ भी क्या बना दिया, एक शेप बना दिया। क्या बना दिया प्यारे बच्चों, एक शेप बना दी, ठीक है। एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, पिस्टन। बच्चों पिस्टन क्या होता है, जैसे आपने इंजेक्शन देखा होगा, इंजेक्शन में जो दवाई को पुश किया जाता है, दवाई को धकाया जाता है ना, तो धकाने वाला जो हिस्सा रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पिस्टन बोलते हैं, ठीक है, जिससे दाब लगाते हैं अपन, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना बच्चों, इस पिस्टन को अपन को क्या करना है, देखो पहले ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे अपने पास में क्या है, यहाँ पे एक विलियन भरा है। क्या भरा बच्चों, विलियन भरा है, ये अर्धपारगम झिल्ली है। और यहाँ पे क्या भरा है, विलायक भरा है। क्या भरा है, विलायक। तो विलायक के कण होते क्या है, इस तरफ आते हैं। क्या होते हैं, इस तरफ आते हैं, किसमें, परासरण में। ये मैंने अभी आपको बताया कि परासरण में विलायक के कण किधर, विलियन की तरफ गति करते हैं। ये हमारा क्या है, विलियन है। क्या है प्यारे बच्चों, ये विलियन है, और ये इधर क्या है, विलायक, ठीक है। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अब जब ये कण इस तरफ आ रहे हैं तो अपन को क्या करना बच्चों, इस पिस्टन को पुश करना है, थोड़ा सा क्या करना है, दबाना है। क्या करना प्यारे बच्चों, इस पिस्टन को थोड़ा सा अपन को दबाना है, ठीक है। तो अपन ने दबा के मान लीजिए इस पिस्टन को कहाँ से, ऊपर से, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा दिया, मान लीजिए कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो इस पिस्टन को पहले यहाँ था, इसको यहाँ पहुँचा दिया, तो इस वाले हिस्से में क्या होगा, थोड़ा सा दबाव बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। क्या बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो ये जो इनके जो दिशा थी, यानी कि जो इस तरफ कण आ रहे थे, वो आना क्या हो गए, बंद हो गए। क्या हो गए बच्चों, बंद हो गए, ठीक है। यानी कि ना तो इधर जा पा रहे ना इधर जा पा रहे, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बीच में क्या हो गया, रुक गए। पहले इधर आ रहे थे, लेकिन इधर प्रेशर लगा दिया तो इस तरफ से इस तरफ मूव नहीं कर रहे, इधर जा नहीं रहे, बस आना क्या हो गए, बंद हो गए। क्या हो गए, यानी इधर आना बंद हो गया, यानी परासरण की क्रिया को क्या कर दिया, सामने वाले ने रोक दिया। उस दाब ने, जो परासरण हो रहा था, परासरण मतलब इस तरफ जो कण जा रहे थे, उन कणों की गति को क्या कर दिया, सामने वाले ने रोक दिया। तो हमने जो ये दाब लगाया ना बच्चों, हमने जो ये दाब लगाया ना, ये वाला दाब, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है ना, ये दाब, इस दाब को ही हम क्या बोलेंगे, बोलो सर, परासरण दाब। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, परासरण दाब। आई होप आपको परासरण दाब समझ में आ गया होगा। परासरण दाब जैसे वह दाब, वह भारी दाब जो परासरण की क्रिया को क्या कर दे, रोक दे, उस दाब को ही अपन क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसकी परिभाषा अपन लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद में मैं और भी इसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इससे भी आप अणु बाहर निकालने का एक सूत्र बनाएंगे, ठीक है। ये तो आपको डायग्राम बनाना है बच्चों, ठीक है। चलिए अपन अब हेडिंग डालते हैं, क्या, परासरण दाब। क्या हेडिंग डालते हैं बच्चों, परासरण दाब, परासरण दाब, ये परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर, ओ पी लिख देते हैं, ओपी मतलब बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें अपन लिखेंगे बच्चों, उच्च सांद्रता वाले विलयन पर, कौन सा, उच्च सांद्रता वाले विलयन पर, उच्च सांद्रता वाले विलयन पर डाला गया, उच्च सांद्रता वाले विलयन पर डाला गया वह बाहरी दाब, वह बाहरी दाब जो क्या कर दे प्यारे बच्चों, जो देखो कौन सी क्रिया को रोक दिया, परासरण की क्रिया को रोक दिया। इधर आ रहे थे अणु, ये परासरण कहलाता है, इस परासरण की क्रिया को रोक दिया, जो परासरण
की परासरण की क्रिया को क्या कर दे प्यारे बच्चों, रोक दे। ठीक है, उच्च दाब पर उच्च सांद्रता पर डाला गया वह दाब, बाहरी दाब। ठीक है, ये उच्च सांद्रता पे, विलियन जो है ना बच्चों, विलियन में उच्च सांद्रता होती है, अभी बताया था मैंने आपको। विलियन में क्या होती है, उच्च सांद्रता होती है। तो उच्च सांद्रता वाले विलियन पे डाला गया वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को क्या कर दे, रोक दे। क्या कहलाता बच्चों, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन लिखेंगे बच्चों परासरण दाब को, परासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं, पाई से दर्शाते हैं। ठीक है, परासरण दाब को काई से दर्शाते बच्चों, पाई से। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखो ये डायग्राम बनाना है आपको, क्या करना बच्चों, ये डायग्राम फटाफट बना लेना। और क्या होता है देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, बड़ी प्यारी चीज बताता हूँ आपको, और वहां पे मैं लिखित में दूंगा आपको बिल्कुल क्लियर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, लिख लिया बेटा। यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रायोगिक तौर पर, प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है, यह पाया गया है कि परासरण दाब, कौन सा दाब बच्चों, परासरण दाब नियत ताप पर, ताप कैसा होना चाहिए बच्चों, नियत ताप पर। ठीक है, नियत ताप पर किसके, मोलरता के, मोलरता के क्या होता है बच्चों, बोलो सर, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, मोलरता की क्या होगा बच्चों, समानुपाती। इसको फटाफट लिखेंगे, इसके बाद में अपन है ना इसको पूरा आज कर ही लेते हैं। इसके बाद में फटाफट लिख लेना प्यारे बच्चों, ये आपने ऊपर का लिख लिया होगा, ये डायग्राम बना लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, मोलरता के समानुपाती होता है। तो सीधी सी बात, यहाँ पे मोलरता को सी से डिनोट करेंगे बच्चों, किससे, परासरण दाब जो पाई है वो किसके समानुपाती होता है, सी। और किस पे बच्चों, इसमें गैस नियतांक लिखता है जो नियत ताप पे दिया है, किस पे दिया है, नियत ताप पे। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या लग जाएगा बच्चों, एक गैस नियतांक लग जाता है, आर सी टी। इसको व्यवस्थित तरीके से आपने खूब पढ़ा होगा, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, सी आर टी। ठीक है, यहाँ पे अपन को लिखना है बच्चों, क्या लिखना है बोलो सर, कि पाई तो क्या है, परासरण दाब है। पाई क्या है बच्चों, परासरण दाब। पाई तो हो जाएगा हमारे पास में परासरण दाब। सी क्या है बच्चों, ये मोलरता है। मोलरता क्या होती है बच्चों, देखो इसमें सी से क्यों दर्शाया, मोलरता एक प्रकार की सांद्रता है। मोलरता क्या है प्यारे बच्चों, एक सांद्रता है। सांद्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो मोलरता को यहाँ पे सी भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, सी। ठीक है, इसके बाद में आर क्या है बच्चों, यहाँ पे तो आर है गैस नियतांक। क्या है, गैस नियतांक। ठीक है, और टी क्या है बच्चों, टी है परम ताप। कौन सा ताप बच्चों, परम ताप। परम ताप का मतलब होता है बच्चों केल्विन पे होना चाहिए ताप, किसमें होना चाहिए, केल्विन में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस या फॉरेनहाइट नहीं चलेगा। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू क्या, सी आर टी, ये परासरण दाब का मान हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनना बच्चों, सांद्रता जिसकी ज्यादा होती है, परासरण दाब भी उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपना देखो बच्चों, सांद्रता सी जो है, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। जैसे आप ध्यान से देखना, पाई इज इक्वल टू क्या अपने पास में सी आर टी है। क्या है, सी आर टी। और सी क्या है बच्चों, मोलरता है। क्या है, मोलरता। सी लिख दो या फिर क्या लिख दो, एम लिख दो। ये क्या होती है बच्चों, वेट इंटू 1000 डिवाइड में क्या होता है, मोलिकुलर वेट इंटू आयतन। मोलरता ये होती है, मोलरता हमने बहुत बार पढ़ रखी है, यही होती है।
तो अपन इसमें यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू सी की जगह अपन लिख दें वेट इंटू 1000, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आर टी, क्या हो जाएगा आर टी, और नीचे क्या हो जाएगा एम डब्ल्यू इंटू वी, ठीक है। ये एम डब्ल्यू को इधर ले आते हैं, एम डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट इंटू 1000, इंटू अपन एक काम करते हैं पॉइंट लगा इंटू 1000, इंटू में आर, इंटू में टी, डिवाइड में क्या लिख देंगे अपन, ये पाई इधर आ जाएगा पाई, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे अपन इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। तो आप इस सूत्र की सहायता से नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, देखो जो यहाँ पे जगह कम बची है तो आप नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से हम प्रसरण दाब वाले जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, इस सूत्र की सहायता से हम अज्ञात विलेय का क्या ज्ञात कर सकते हैं, अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों गैस नियतांक होता है ना, गैस नियतांक, इसका थोड़ा सा वैल्यू मैं आपको बता दूं, गैस नियतांक का जो वैल्यू होता है वो फिक्स रहता है, और वो होता है 0.0821, ठीक है। समझ में आई बात। इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। समय ज्यादा हो गया है, ठीक है बच्चों। इन जो क्वेश्चन मैंने आज आपको पढ़ाया इनको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना और अच्छे से लिख लेना व्यवस्थित तरीके से। कहीं भी कोई समस्या आए तो आप वीडियो में जो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, मैं उसके ऊपर क्या कर दूंगा, वही वीडियो बना दूंगा और आपकी समस्या समाधान कर दूंगा, ठीक है। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना, ताकि ये हमारा चैनल सभी लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।